हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी लोग जुड़ जाइए। आज के जो भी चर्चित करंट अफेयर्स होंगे, आज हम लोग वो सब देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय नेहा पर फॉलो करके क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। यानी कि हम लोगों को जो आजादी मिली है उसके लिए हम लोगों ने काफी परिश्रम किया, हमने काफी मेहनत किया है, काफी युद्ध लड़े हैं, काफी जो ब्रिटिश के द्वारा हम पे अत्याचार किया उसको हम लोगों ने सहा है, तब जाके हमारे देश को आजादी मिला है। वो ऐसे ही नहीं मिल गया खैरात में हम लोग को। तो चलिए इसी सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2026 में कहाँ आयोजित की गई। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसकी बैठक हर साल दावोस में ही होती है। दावोस स्विट्जरलैंड में ही इसका हर साल बैठक होता है। और इस बार इसकी बैठक कब हुई? 21 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया बैठक का। इसमें जो सारे देश थे, लगभग 164 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत से एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर ये भी गए थे। और साथ में अश्वनी वैष्णव ये भी वहां गए थे। इसका आयोजन हर वर्ष होता है। कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड, दावोस में, स्विट्जरलैंड में ही इसका हर साल बैठक होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा के क्लॉगनी एक जगह है, क्लॉगनी एक जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। और इसको बनाया कब गया था? इसको 1971 में इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा कॉलोनी में है। और ये 21 जनवरी को बैठक हुआ। इस बैठक में यूएसए भी आया था। और यूएसए जो यूरोप के देशों पर यूरोप यूरोप के देशों पर के देशों पर यूरोप के देशों पर 10% का जो टैरिफ लगाने की ये बात कर रहे थे, उसको इन्होंने रोका है। यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये टैरिफ लगाने से अभी रोक लगा दिया और कहा कि हम इस तरह का कोई टैरिफ यूरोप के देशों पर नहीं लगाएंगे। और ये डेनमार्क का जो डेनमार्क के कब्जे में डेनमार्क के जो शासन में है ग्रीनलैंड, यानी कि ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, उस पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसे भी इन्होंने ना करने की बात कही है। ग्रीनलैंड जो है इस पर डेनमार्क का शासन है। और ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है जो यूएसए के आसपास ही है। और यूएसए ग्रीनलैंड को इसलिए कब्जा करना चाहता था क्योंकि जो यहाँ पर खनिज संसाधन है, उस पर यूएसए अपना अधिकार जताना चाहता था। और कह रहे हैं कि इस पर रूस और चीन की कब्जा ना हो जाए, इसलिए यूएसए इस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन अब इन्होंने इसे कब्जे में ना लेने की बात कही है। और नाटो ग्रुप जो है, जिसके ये खुद लीडर है, यानी नाटो ग्रुप को यूएसए लीड करता है। और ये क्यों बनाया गया था? यूएसएसआर के खिलाफ इसको बनाया गया था। यूएसएसआर का अर्थ है कि यूएसएसआर जब टूटा था तब 15 देश बने थे 1991 में। उसके मतलब ये रसिया इसमें से सबसे बड़ा देश निकला था। तो एक तरफ मान सकते हैं कि ये रसिया के खिलाफ बनाया गया था। नाटो ग्रुप इसके खिलाफ बनाया गया था। नाटो ग्रुप के बारे में देखें
नाटो ग्रुप के बारे में देखें तो नाटो ग्रुप यूएसए इसको लीड करता है, यूएसए इसको लीड करता है। ये इसमें 32 सदस्य देश हैं। नया इसमें जो जुड़ा है, नया सदस्य देश जो जुड़े हैं वो हैं फिनलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, माफ करिएगा स्वीडन, स्वीडन। ये अभी नए जुड़े हैं इस ग्रुप से, नाटो ग्रुप से। और नाटो ग्रुप बना कब था? तो ये 1949 में 1949 में ये बना था। और इसका एक अनुच्छेद 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 5 है जो कहता है कि अगर एक देश पर, जो भी इस ग्रुप के सदस्य देश हैं यानी 32 सदस्य देशों पर, अगर किसी भी देश ने हमला किया किसी एक पर भी, तो वो 32 के 32 सदस्य देश समझेंगे कि उन पर ही हमला हुआ है और सभी मिलके उस हमले का विरोध करेंगे। तो अभी इन्होंने जो यूरोप के देशों पर 10% का टैरिफ लगाने की बात कही थी, और डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड आइलैंड है उस पर कब्जा करने की जो बात कही थी, और नाटो ग्रुप पर जो टैरिफ लगाने की बात कही थी, उन सब से ये अपने बातों को वापस ले चुके हैं और बोला है कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। तो ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बैठक में सारी वार्ता हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्रिप्ड टाइगर तितली को राज्य तितली घोषित किया है? देखिए, स्ट्रिप्ड टाइगर तितली जो है इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इसका है ब्लू टाइगर, ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, प्लेन टाइगर, जेजी जेजीवल, जेजीवेल, ये इसके अन्य नाम हैं। इसको टाइगर, स्ट्रिप टाइगर क्यों कहा जा रहा है या ब्लू टाइगर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो रंग है, रंग जो है वो टाइगर के जैसा ही है। जिस तरह का टाइगर का रंग होता है वैसा ही इसके बॉडी पे रंग है, इसीलिए इसे टाइगर यानी कि स्ट्रिप टाइगर या ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, ये सब कहा जा रहा है। और ज्यादा संभावना है कि जिजीवेल जो ये नाम है, अन्य नाम, ये जिजीवेल, इसको एग्जाम्स में पूछा जा सके क्योंकि ये यूनिक नाम लग रहा है। और ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर, स्ट्रिप टाइगर, ये सब भी नाम आप याद रखिए। और इसका रंग जो है वो टाइगर टाइगर के रंग के जैसा है, इसीलिए इसे टाइगर कहा जा रहा है। और ये चंडीगढ़ एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी भी है, राजधानी। और चंडीगढ़ या पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ के जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल राज्यपाल, वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया यहाँ के उपराज्यपाल हैं, और पंजाब और हरियाणा के ये संयुक्त रूप से राज्यपाल हैं। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ ये स्लम फ्री यूटी भी है। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, स्लम फ्री यानी कि झोपड़पट्टी जो होता है वो नहीं है यहाँ पर, उससे ये फ्री है। और जो शहर है वो सूरत है। स्लम फ्री अगर शहर पूछा जाए तो वो सूरत है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो वो चंडीगढ़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल पेंशन योजना को 2030 से 2031 का तक विस्तार दिया गया है। अटल पेंशन योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो अटल पेंशन योजना जो है ये 9 मई 2015 से इसको लॉन्च किया गया, और ये प्रभावी कब हुआ? 1 जून 2015 से ये प्रभावी हुआ। और इसे अभी 2030 से 2031 के बीच यानी कि अभी से इसको बढ़ाया जा गया है, यानी कि इस योजना को बढ़ाया गया है 2031 तक।
और ये इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था इसका असंगठित क्षेत्र के असंगठित असंगठित क्षेत्र के जो गरीब हैं, गरीब और वंचित हैं, गरीब और वंचित जो है उनके लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाना। यानी कि एक तरह का बीमा योजना है जो 18 से 40 वर्ष के उम्र तक आप इसमें पैसे जमा करेंगे और उसके बाद आपको 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन दिया जाएगा। और इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि PFRDA के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। और इसमें 60 वर्ष के बाद पेंशन दिया जाता है। और कितना दिया जाता है? 1000 से 5000 के बीच में इसमें पेंशन दिया जाता है जब 60 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है। हाल ही में वाल्मीकि रामायण को 233 वर्ष पुरानी एक प्रति किस संग्रहालय को दान में दी गई है? तो ये राम कथा म्यूजियम अयोध्या को, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसको दान दिया गया है। अयोध्या में जो राम कथा म्यूजियम है उसको ये दान में दी गई है। ये संस्कृत में लिखा हुआ एक दुर्लभ पांडुलिपि है। और ये कब का है? तो ये 1793 का बताया जा रहा है। और इसको किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा है। और संस्कृत जो इसकी भाषा है वो संस्कृत इसकी भाषा है। और लिपि इसकी देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। और ये अभी राम कथा म्यूजियम जो है अयोध्या में, वहां पर इसको दान दिया गया है। राम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भूमि पूजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 अगस्त 2020 को मोदी जी के द्वारा यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, यानी भूमि पूजन किया गया था। उद्घाटन इसका मोदी जी के द्वारा ही, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन मोदी जी के द्वारा हुआ था। मोदी जी के द्वारा कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। और इसके अभी 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2 वर्ष पूरे हो गए। यहाँ पर जो मूर्ति है राम मंदिर में जो मूर्ति जो है ये 5 वर्ष के रामलला का ये मूर्ति है। और इसको बनाया किसने था? तो कर्नाटक के एक कलाकार हैं अरुण योगीराज। इन्होंने इस मूर्ति को बनाया था। ये कर्नाटक से हैं। ये वहीं से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने ये रामलला की मूर्ति को बनाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की
जो जयंती होती है यानी कि जन्म दिवस जो है, जन्म दिवस उसके अवसर पर ये मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ? ये 2021 से शुरू हुआ था, 23 जनवरी से। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जब थी, तब ये 2021 में इसको शुरू किया गया था। और 2026 में इनकी 129वीं जयंती है, 29वीं जयंती है। और ये कहाँ मनाया गया 2026 में? तो 2026 में ये श्री विजयापुरम यानी कि अंडमान निकोबार में इसको मनाया गया। और किसके द्वारा मनाया गया? संस्कृति मंत्रालय या कल्चरल मंत्रालय कहें तो इन्होंने, इस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 2021 से ये शुरू हुआ था और 2026 में इनकी 129वीं जयंती मनाई गई है श्री विजयापुरम में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये 1897 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो कटक ओडिशा में इनका जन्म होता है। ओडिशा में इनका जन्म होता है। 1919 में इन्होंने सिविल सर्विसेज को क्लियर किया था। और इनके द्वारा आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसको 2 बार हेड भी किया गया। 2 बार इन्होंने अध्यक्षता की है आईएनसी की। कब कब की है? तो एक बार 1938 में, कहाँ पर? हरिपुरा में। और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में। 1939 में ही इन्होंने आईएनसी से इस्तीफा दे दिया और इन्होंने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया। 1943 को इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। आजाद हिंद फौज को बनाया किसने था? तो इसको बनाया था मोहन सिंह ने इसको बनाया था। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। सिंगापुर में इसका मुख्यालय था। इनके द्वारा दी गए नारे को भी देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से नारा दिया है? तो इनका पहला नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनके द्वारा बहुत ही फेमस नारा है। दूसरा नारा है इनका, दिल्ली चलो। जय हिंद का भी नारा इनके द्वारा ही दिया गया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु कहा जाता है कि 1945 में हो गया था, एक प्लेन क्रैश में। ये प्लेन क्रैश कहाँ हुआ था? तो ये ताइवान में माना जाता है कि वहां पर प्लेन क्रैश हुआ। तब उस दिन 18 अगस्त 1945 था, उसी दिन एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और कोई भी जानकारी इसके बारे में उपलब्ध नहीं है कि उनकी मृत्यु उस दिन हुई थी या नहीं हुई थी। आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए, हमने पूरी डिटेल्स में देख लिया, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स के लिए आप सीरियस हैं, तो प्लीज अपने नोट्स भी बनाइए। साथ साथ में क्लास के नोट्स बना लेंगे तो शायद आपको याद करने में आसानी हो और आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए, इसी
आगे बढ़ते हैं। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? तो देखिए, इस रैंक में भारत 16वें नंबर पे है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? तो इसको जेएनयू, जिसे वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन 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 और जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी प्लस आईआईएम मुंबई ने साथ में मिलके इसको लॉन्च किया है। यानी कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मिलके सहयोग करके बनाया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? रामनाथ कोविंद, जो अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये क्यों लॉन्च किया गया है? उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है इसका कि देशों की शक्ति के प्रयोग को नैतिकता और दायित्व से जोड़ना इसका उद्देश्य है। और कौन सी राष्ट्र जो है जिम्मेदारी लेती है अपने किसी कार्य को लेके, तो वो इसी के ऊपर डेटा जारी किया गया है। और इस डेटा में जो पहले नंबर पे है, फर्स्ट पे जो है वो है सिंगापुर। फर्स्ट पे सिंगापुर है। और भारत जो है 16वें नंबर पे है। और ये जो डेटा है, ये 154 यानी 154 जो देश हैं उनके ऊपर ये डेटा जारी किया गया है। और इस डेटा में जो सबसे लास्ट में यानी कि 154 रैंक पे जो है वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसमें सबसे लास्ट पे है। देखिए, इसमें देशों को पॉइंट दी जाती है। तो भारत को कितना पॉइंट दिया गया है? तो भारत को जो 16 नंबर पे है, 16 नंबर पे है, इसको पॉइंट कितनी दी गई है? तो 0.55 इसको पॉइंट दिए गए हैं। और सिंगापुर जो फर्स्ट पे है, इसको कितना पॉइंट दिया गया है? तो इसको 0.61 पॉइंट दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा शहर सबसे सुरक्षित शहर में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए, इसमें मंगलुरु जो है, इसने सबसे प्रथम स्थान यानी भारत से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसमें नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में जो सबसे नंबर 1 पे जो देश जो सबसे सुरक्षित है वो है यूएई का अबू धाबी जो शहर है वो इसमें पहले नंबर पे है। और अबू धाबी भी देश में पहले नंबर पे है। और भारत का जो ये सबसे शीर्ष जो मंगलुरु है, ये शीर्ष स्थान पर है। और इसमें शहरों में जो पहले स्थान पर है वो है, जो एशिया का जो शहरों में जो सबसे नंबर 1 पे है वो है किंग दाओ। ये चाइना का शहर है। वहां पर ये स्थित है। और ये इस लिस्ट में नंबर 1 पे वैश्विक जो ग्लोबल तौर पे यानी कि वैश्विक पूरे विश्व में ग्लोबल
ग्लोबल तौर पे ये नंबर 1 पे है और ये भारत के तौर पे मंगलुरु शीर्ष पर रहा है और इसमें यूएई जो देश है ये पहले स्थान पे रहा है और अबू धाबी जो इसका शहर है वो इस पे शीर्ष स्थान पे रहा है। अबू धाबी जो है ये 10 वर्षों से लगातार इस पे पहले नंबर पर ये बना हुआ है और इसमें डेटा कितने देशों का जारी किया गया तो 304 शहरों का इसमें डेटा जारी किया गया और इसमें 304 शहरों में दिल्ली किस नंबर पे है तो 255 रैंक पे दिल्ली है। और देशों की लिस्ट में अगर देखें तो सबसे सुरक्षित भारत किस रैंक पे आता है तो वो 70 नंबर पे देशों में। शहरों में अगर देखे जाए तो मंगलुरु है और अगर शहरों में ग्लोबल तौर पे देखा जाए तो ये किंगदाओ है जो चाइना का शहर है और देश में देखते हैं तो यूएई जो है ये पहले नंबर पे है और अबू धाबी जो शहर है ये ग्लोबल लेवल पर पहले स्थान पे है। लेकिन अगर भारत को देखा जाए देश के तौर पे कि सबसे सुरक्षित शहर देश में कहाँ आता है तो ये 70 नंबर के रैंक पे भारत आता है और शहरों में अगर देखा जाए तो भारत से मंगलुरु शीर्ष स्थान पे यानी कि पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा तो देखिए दूसरा है यानी कि ये सेकेंड एडिशन तो पहला एडिशन कहाँ हुआ था तो इसका फर्स्ट एडिशन 2023 में आयोजित किया गया था और इसको उद्घाटन किसने किया था तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये गौतम बुद्ध की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। तो ये दूसरा एडिशन इसका कहाँ किया जा रहा है तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है, पहला वाला भी दिल्ली में ही आयोजित हुआ था, दिल्ली में मोदी जी ने इसको उद्घाटन किया था और 2026 वाला भी यही हो रहा है। तो ये कब हो रहा है तो ये 24 से 25 जनवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है 2026 में और इसको कल्चर मंत्रालय यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। और इसका थीम क्या है तो इसका थीम है, पिछले साल का भी ये सेम ही थीम था और इस साल भी यही थीम है। तो थीम क्या है, सामूहिक ज्ञान, एकजुटता, एकजुट आवाज और आपसी सह अस्तित्व। इसका थीम है, इस वर्ष का भी और पिछले वर्ष का भी ये इसका थीम था। और ये दिल्ली में कहाँ पर हो रहा है तो दिल्ली के भारत मंडपम में इसको आयोजित किया जा रहा है और इसको कल्चरल मंत्रालय प्लस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंटेशन ये कब बना था 2011 में बना था। इसके द्वारा दोनों साथ मिलकर इसका आयोजन करवा रहे हैं और इसमें 200 से ज्यादा देश और व्यक्ति डेलीगेट जो हैं वो सब शामिल होंगे। आईपीएल 2026 के लिए स्पॉन्सरशिप किसे दिया गया है तो देखिए आईपीएल के बहुत सारे स्पॉन्सरशिप पिछले रह चुके हैं लेकिन इस बार जो बीसीसीआई है जो आईपीएल का आयोजन करवाती है बीसीसीआई, इसके द्वारा 270 करोड़ रुपए का जेमिनी एआई के साथ डील किया गया है और इनको स्पॉन्सरशिप 2026 का दिया जाएगा
इस बार जो 2026 में आयोजित होगा। जेमिनी एआई जो है ये गूगल का है, गूगल का एक एआई प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सहायता प्रदान करता है। तो ये गूगल के द्वारा बनाया गया था, चैट बॉट है ये, चैट बॉट है ये गूगल का। और इसको गूगल ने कब लॉन्च किया था? तो इसको 6 दिसंबर 2023 को गूगल ने इसका पहला वर्जन जो था उसको लॉन्च किया गया था, जेमिनी एआई का। और ये अभी आईपीएल का स्पॉन्सरशिप करेगा, यानी कि अभी बीसीसीआई के साथ डील किया गया है। बीसीसीआई के बारे में देखें, बीसीसीआई बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसको बनाया कब गया था? तो इसका स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय इसका जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और ये इंडिया में जितने भी क्रिकेट होते हैं उन सब का प्रबंध करना, नियंत्रण करना, टीमों को एकजुट करना, ये सब इसका कार्य है। यानी कि देखा जाए तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है? बीसीसीआई करता है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथुन मिथुन मनहास इसके अभी अध्यक्ष। इसके बीसीसीआई के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष कौन है? तो ये हैं राजीव शुक्ला यहाँ के वर्तमान उपाध्यक्ष है। और इसमें सचिव अभी वर्तमान में कौन है? सचिव हैं देवजीत सेकिया यहाँ के वर्तमान जो सचिव हैं। और ये कार्यवाहक हैं, अभी मतलब इनका कंफर्म नहीं है कि ये सचिव के पद पे हैं, इनको कार्यवाहक के तौर पे सिर्फ प्रदान किया गया है ये जगह। हाल ही में किस राज्य के द्वारा गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए राज्य पुरस्कार शुरू किया गया है? तो ये जो गैर हिंदी भाषी का अर्थ ये है कि जो भारत में और अन्य भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी भाषाएं होंगी, उन सब में इस पुरस्कार को दिया जाएगा, लेकिन हिंदी के लेखकों को ये नहीं दिया जाएगा। तो ये अभी तमिलनाडु सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तमिलनाडु जो है वो हिंदी भाषी, यानी कि जो हिंदी को हम लोग चाहते हैं कि हिंदी हमारे देश की भाषा हो जाए, उसका बहुत बड़ा खिलाफत ये करता है। यानी कि ये नहीं मानता, इनका कहना है कि हमारे क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता दी जाए, ना कि हिंदी को। तो ये हिंदी के खिलाफ ही है एक तरह से। तो ये हिंदी के लेखक जो होंगे उनको ये नहीं दिया जाएगा, बल्कि तमिल 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 भाषा हो गया, तमिल भाषा, कन्नड़ 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 भाषा, तेलुगु कहा जाए तो भारत की अन्य कोई भी भाषा हो उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन इसमें हिंदी भाषी लेखकों को ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। इस अवार्ड का नाम है सेमो सेमोमो सेमोजी सेमोमोजी इलेकिया इलकिया इलकिया बिरुदु। देखिए तमिल भाषा का शब्द है, तो मुझसे कुछ गलत हो जाए तो प्लीज उसको माइंड मत करिए। तो ये है सेमोमोलजी इलकिया बिरुदु, इस अवार्ड का नाम है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य है शास्त्रीय और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यों को सम्मान देना।
सम्मान देना, यानी कि जो गैर हिंदी भाषी होंगे उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। और इसमें कितना पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसमें 5 लाख रुपए जो विजेता होंगे उनको 5 लाख रुपए प्राइज के तौर पे दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो देखिए, ये ग्रासा मचेल को दिया गया है और इनसे पहले किसको दिया गया था? साई परांजपे को। और ये 2025 का अवार्ड है जो ग्रासा मचेल को दिया गया है। तो ये ग्रासा मचेल को दिया गया है और ये कहाँ से है? तो ये मोजाम्बिक्यू से ये बिलोंग करती हैं, यानी वहीं की नागरिक है। और ये 2025 वाला इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है इनको दिया गया है। 2024 वाला इनको दिया गया था साई परांजपे को। माफ करिएगा, 2024 का जो अवार्ड है ये मिशेल बाचलेट को दिया गया था। मिशेल बैचपेट जो है इनको दिया गया था 2024 वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इनको 2025 का जो पद्म पानी जो अवार्ड है वो इनको दिया गया था। पद्म पानी जो अवार्ड है वो इनको दिया गया था 2025 वाला। मैंने कल ये पढ़ाया था तो मेरे दिमाग में वही रह गया था, तो मुझे माफ करिएगा। ये 2024 में किनको मिला गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? तो ये मिशेल बाचलेट को दिया गया था। और इस बार का 2026 का किनको दिया गया है, यानी कि 2025 वाला एडिशन 2026 में दिया गया, तो ये किनको दिया गया? ग्रासा माचेल को ये दिया गया है और ये मोजाम्बिक्यू से बिलोंग करती हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू हुआ था 1986 के समय से ये शुरू हुआ और इसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। शांति और हथियारों को कम करने के लिए जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो पिछले साल 2024 में दिया गया था, ये कहाँ से थे? तो ये थे चिली के राष्ट्रपति रह चुके हैं। चिली के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको 2024 में ये दिया गया था और 2025 में ग्रासा मचेल को दिया गया है जो मोजाम्बिक्यू से हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार के उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस में लखनऊ में इसका आयोजन होगा, मतलब इसका समारोह जो होगा लखनऊ में होगा। और इसमें भाग कौन लेंगे? तो इसमें भाग ले रहे हैं, यानी गेस्ट के तौर पे कौन आ रहे हैं? तो गेस्ट के तौर पे अमित शाह जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लखनऊ। है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है अपने देश का, भारत का, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। और इसकी यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा यहाँ पर सीट कितनी है? तो 403 विधानसभा में। लोकसभा में सीट कितनी है? तो यहाँ 80 है। राज्यसभा में कितनी है? तो यहाँ 31 सीट है जो यहाँ पर है। और इससे जुड़ी अभी 2026 में जो इसका आयोजन हुआ है उससे जुड़ी जानकारियों में देखें तो यहाँ ये लखनऊ में इसका आयोजन होगा। लखनऊ में इसका आयोजन होगा। लखनऊ में कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वहां पर इसको आयोजित किया जाएगा, यानी समारोह होगा। यहाँ पे स्थल पर यहाँ समारोह होगा। और गेस्ट कौन है? गेस्ट हैं अमित शाह यहाँ के गेस्ट होंगे इस बार के।
यहाँ कुछ योजनाएं भी इस अवसर पर लॉन्च की जाएंगी, जिसमें से है वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजेन। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी कि हर जिले से जो भी एक खास जो व्यंजन होते हैं उसको इसमें नामित करना या उसको हर जिले को देखना, इसका कार्य होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के तहत। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का अर्थ है कि जो भी इसका उद्देश्य यही है कि जो हर जिले यानी प्रत्येक जिले के जो विशिष्ट पारंपरिक व्यंजन हैं उनको एक अलग पहचान मिल सके, इसलिए ये लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं आएंगी, जैसे सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम, सीएम युवा के तहत शीर्ष जिलों के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गौरव गौरव सम्मान जो है, गौरव सम्मान उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान सम्मान ये भी वहां प्रदान किया जाएगा इस बार। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय गर्ल चाइल्ड डे क्यों मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि समाज में लड़कियों के महत्व, उनके अधिकार और उनकी प्रगति के बारे में भी सोचा जा सके, तो इसीलिए ये मनाया जाता है। अभी इसके ऊपर उतनी जानकारी नहीं है, तो अभी जब पेपर्स में इसकी जानकारी और आएगी तो मैं आपको और आगे पढ़ा दूंगी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, करंट अफेयर्स बाय नेहा। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए प्लीज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे, बाय सभी को।